आज हम फिर जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है उसके जो रिमेन्स न्यूमेरिकल्स हैं 11 to 15 जो पार्ट थर्ड के साथ लेकर आए हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। हमने जो फर्स्ट टू फिफ्थ का एक वीडियो बनाया है 6 से 10 तक सेकंड में है, और आज इस जो चैप्टर है उसमें सारे के सारे हमारे अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी हम बात करते हैं जो 11 नंबर का हमारा न्यूमेरिकल है उसके बारे में। 11 नंबर का ओके। पहले जैसे ही मैं स्टार्ट करती हूँ हमेशा वैसे ही रहेगा कि जैसे जैसे क्वेश्चन को पढ़ा जाता है उसमें क्या चीज़ आई हुई है, जितना हमें समझ में आता है तुरंत अपनी कॉपी में लिख लो कि ये चीज़ हमें समझ में आ गई, यहाँ ये लिखा हुआ है। और उसके बाद में जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, अगर डायरेक्ट आपको समझ में आता है तो हम डायरेक्ट जो फॉर्मूला वो लगा देंगे, अदरवाइज उसमें कोरिलेट करके कोशिश करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला। लेकिन हर एक चीज़ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है उन क्वेश्चंस यानी कि सारी जो इक्वेशंस हैं उनका क्लियर होना और फॉर्मूलाज क्लियर होना, प्लस जो ये कहीं यूनिट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस ओके। और ये अब की नहीं है कि हम 12th क्लास में काम में आएंगी, आपके लाइफ टाइम में ये चीज़ें काम में आने वाली हैं। तो अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो एक धात्विक चक्ति का व्यास, यहाँ क्या कहा गया है कि एक धात्विक चक्ति है उसका व्यास है, व्यास में किससे ले लेती हूँ B से, जो कितना है 15 सेंटीमीटर ओके। तो व्यास की बात करेंगे तो हम ज्यादातर हमें ये पता है त्रिज्या हमें चाहिए ही होगी, तो इसको क्या लिख दिया हमने 15/2 इक्वल टू क्या आ गया 7.5 सेंटीमीटर। देन सेंटीमीटर इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो ये कितना आ गया 7.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर ओके। फिर इसमें दिया हुआ है यह 100/3 चक्कर प्रति मिनट की दर से क्षैतिज तल में घूमती है। यानी यहाँ क्या दे दिया, F की वैल्यू दे दी इन्होंने कि कितने चक्कर 100/3 चक्कर प्रति क्या है ये मिनट में है। देखो यूनिट हमें क्या है टाइम की हमेशा क्या रहती है सेकंड रहती है, देन इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 100/3 इंटू क्या आ गया 60 कट हो गया, तो ये क्या लिख सकते हैं अपन 10/18, ये क्या आ जाएंगे अपने पास चक्कर पर सेकंड ठीक है। फिर उसके बाद में अपने पास आया है कि चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व घटक का मान, यहाँ क्या दे दिया हमें चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक यानी कि वर्टिकल पोजीशन में जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी वैल्यू दे दी है। तो ये वैल्यू दे रखी है हमें 0.01 वेबर पर मीटर स्क्वायर दे रखी ठीक है। हमें किसकी वैल्यू दे दी वर्टिकल पोजीशन में चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू दे दी है। हो तो चक्ति के केंद्र तथा परिधि के मध्य ये क्या कह रहा है, ये कोई क्या ले ली हमने चक्ति, ये इसका क्या आ गया केंद्र, तो इस केंद्र तथा इस परिधि के मध्य हमें क्या निकालना है, यहाँ पे इसमें पूछा है कि मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए ठीक है। इनके मध्य हमें किसकी वैल्यू निकालनी है प्रेरित विद्युत वाहक बल E की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला में ऑलरेडी पता है कि F का मतलब तो हम ओमेगा से ले सकते हैं कि ओमेगा की आ जाएगी वैल्यू, और R का मतलब यहाँ जो ये चक्ति दे रखी है इसकी क्या निकाला जा सकता है हमारा जो ये कहें कि एरिया निकाला जा सकता है ओके। तो अब हमारे पास जो विद्युत वाहक बल है उसका फॉर्मूला क्या होगा 2 होगा BAF, ये हमें पता है। अब हमें देखो ओमेगा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं कि ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है, लेकिन डायरेक्ट यहाँ पर तो फॉर्मूला कौन सा लग रहा है हमारे पास BAF वाला लग रहा है। लेकिन यहाँ कौन सी पोजीशन के बारे में बात कर रहा है वर्टिकल पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं पार्टिकल, तो ये क्या गया BAF। A की जगह क्या आ जाएगा ये जो चक्ति दे रखी है उसका एरिया आ जाएगा, तो BV πr² इंटू क्या जाता है F। अभी हम क्या करेंगे ये जो सारी वैल्यूज है उनका क्या करें, जो जो हमारे पास यहाँ से B की वैल्यू आ गई, यहाँ से F की आ गई, यहाँ से R की वैल्यू आ जाती है, तो जो B की वैल्यू है 0.01 इंटू पाई क्या होता है 3.14, और R की वैल्यू यहाँ से क्या दे रखी है हमारे पास 7.5 इंटू 10⁻⁻2 का क्या जाता है होल स्क्वायर, और F की वैल्यू है इसको और भी शॉर्ट आउट किया जा सकता है 5 बाई हम क्या लिख सकते हैं 9 भी लिख सकते हैं।
तो इंटू क्या आ जाता है 5/9। और इसको जब हम शॉर्ट आउट करते हैं, ये जो पूरी कैलकुलेशंस है उनको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, जो चक्ति है उसके केंद्र और परिधि के मध्य जो विद्युत वाहक बल है उसका मान आ जाता। तो ये जो वैल्यू आएगी 9.81 इंटू 10⁻⁵ वॉट। तो इस तरीके से हमने क्या निकाली है, इसके लिए विद्युत वाहक बल की वैल्यू निकाली है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक 20 सेंटीमीटर लंबाई का एक चालक तार, अभी बात क्या कर दी, किसी चालक तार की लंबाई कितनी दे दी 20 सेंटीमीटर बोल दो, या फिर इसे क्या कह दो, कन्वर्ट कर दो। तुरंत जो यूनिट्स है साथ के साथ में ही कन्वर्ट कर देनी चाहिए। इसकी कितनी लंबाई है चालक तार की 20 सेंटीमीटर का एक चालक तार 5 × 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। क्या कहा कि जो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू है वो कितनी आ रही है 5 × 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये यूनिट होती है, के लंबवत रखा जाता है। यह चुंबकीय क्षेत्र और तार की लंबाई के लंबवत गतिशील, इनकी थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे दी 90 डिग्री दे दी। ये 90 डिग्री किनके लिए होगा, बी एंड जो वेग होगा, जिस पार्टिकल जिस वेग से गतिशील होगा उनके मध्य ही तो वेग होता है, गतिशील है यदि चालक तार 1 मीटर दूरी 4 सेकंड में तय करता है। क्या कहा कि टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है, इसने 4 सेकंड दे रखी है, और ये कह रहा है ये दूरी कितनी तय करता है, इस टाइम में 1 मीटर दूरी तय करता है। तो 4 बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय के फॉर्मूले से हम यहाँ से v की वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो ये क्या आ जाएगा 1/4 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तय करता है। तो चालक तार के शिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करो। अभी हमें किसको कैलकुलेट करना है, वही ई को करना है। देखो बी दे रखा है, वी दे रखा है और एल दे रखा है, तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है क्या, बी क्रॉस वी इंटू क्या आता है एल। अभी क्या कहा हमने, ये दोनों क्या एक दूसरे के लंबवत हैं, तो यहाँ से ये क्या आ जाएंगे बी वी एल आएगा या नहीं आएगा, लो सारी की सारी वैल्यूज रख दो। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 5 × 10⁻⁴, तो किसकी वैल्यू आ गई बी की, v की वैल्यू कितनी है 1/4, l की वैल्यू कितनी है 0.l, ये 20 × 10⁻²। अब हम क्या करते हैं, इन सबको शॉर्ट आउट करते हैं, तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन, देखो 10⁻, ये तो क्या हो गया -6, और 5 5 या कितने होते हैं 25, और ये कितना आ जाता है हमारे पास वोल्ट, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2.5 × 10⁻⁵ वोल्ट। आप जो लिखना चाहें आंसर लगा सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाता है 12 है। हम क्या निकाल लेते हैं, इसमें विद्युत वाहक बल का मान निकाल लेते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल का, जब यहाँ पर क्या हो कोई चालक छड़ है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिशील हो। नंबर 13 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 13 है 2 मीटर लंबी एक धात्विक छड़ को, यानी लंबाई कितनी दे दी ऑलरेडी 2 मीटर दे दिया, अभी ये मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने की हमें नीड नहीं है। फिर कह रहा है कि एक धात्विक छड़ को ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रखकर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इनकी वेग का मान v का मान कितना दे रखा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ किस में दे रखे प्रति आवर में दे रखे, तो हमें किस में चाहिए मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो इसको कैसे कन्वर्ट कर देंगे 15 इंटू, तो ऊपर क्या लिख दिया जाता है 1000 और नीचे क्या आ जाता है 60 मिनट में, और फिर 60 इसको क्या कर दिया सेकंड में। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ओके। तो ये हम क्या लिख सकते हैं और 5 यानी कि 25/6 मीटर पर क्या आ गया सेकंड, ये इसका क्या आ जाता है वेग आ जाता है। फिर कह रहा है पश्चिम से पूर्व की ओर, इसकी जो डायरेक्शन है वो कहां से है पश्चिम से पूर्व की ओर,
पश्चिम से पूर्व की ओर ले जाया जाता है यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक का हॉरिजॉन्टल की बात करें कि BH की वैल्यू क्षैतिज घटक 0.5 इंटू 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर है, तो प्रत्येक स्थिति में ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति के अंदर जो छड़ दे रखी है, छड़ के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। अभी यहाँ पर क्या है, दो सिचुएशंस दे रखी हैं, एक तो ऊर्ध्वाधर की दे रखी है, एक क्या दे दी हमारे पास क्षैतिज की सिचुएशन दे दी। अब देखो B, V और L इन तीनों का वैल्यू दे रखे, तो हमें तो एक ध्यान में रखना है कि E इक्वल टू क्या होता है B क्रॉस V इंटू क्या हो गया L होता है। ठीक है, अब यहाँ पर पहली जो सिचुएशन है वो क्या है, ऊर्ध्वाधर वाली है। ऊर्ध्वाधर का मतलब इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो कितने डिग्री का आ जाएगा, 90 डिग्री के लिए। तो 90 डिग्री के लिए मतलब ये क्या आ गया, E इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा BHV इंटू L आ गया या नहीं आ गया। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, अपन लिख सकते हैं इसको, लो साइन 90 डिग्री। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया BHV इंटू L बन गया या नहीं बन गया। तो यहाँ से E की वैल्यू क्या आ जाती है 0.5 इंटू 10⁻⁵। V की वैल्यू कितनी हो जाती है 25/6 और L है वो कितना है हमारे पास 2 है, 2 3 जा 6। तो इस तरीके से जब हम इसको शॉर्ट आउट करते हैं, पूरी ये जो इक्वेशन है हमारी 0.5 25 या 0.5 और इसको लेके जाएंगे तो ये तो कितना बच गया 10⁻⁻6 भी लिख सकते हैं। तो इसको जब हम पूरे को क्या करेंगे शॉर्ट आउट करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4.16 इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट। एंड देन सेकेंड कंडीशन कौन सी है, जब ये क्या हो क्षैतिज दिशा में हो। क्षैतिज का मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 0 डिग्री आ गई। तो इस सिचुएशन में क्या आ जाएगा E की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो E की वैल्यू भी हमारे पास क्या प्राप्त हो जाती है 0 प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके से हम क्या ले लेते हैं कि दोनों जो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दिशा में जो घटक है उनके लिए हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, विद्युत वाहक बल की वैल्यू और दोनों के लिए आ जाती है। अब एक दूसरे तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं कि ये जो क्षैतिज वाली दिशा है उस सिचुएशन में क्या होता है कि यहाँ देखो ये डॉट प्रोडक्ट में होते हैं, तो ये इसके साथ में क्या है कोस थीटा आएगा। तो इस सिचुएशन में ये जो चुंबकीय क्षेत्र और वेग और लंबाई के बीच के अंदर जो ये कहें कि रिलेशन है, यहाँ ये एक दूसरे के क्या रहेंगे लंबवत सिचुएशन में होते हैं। ओके, मैं यहीं से एक दूसरी चीज बता देती हूँ कि जो BH क्रॉस V एंड जो L है वो एक दूसरे के क्या होते हैं लंबवत, यानी कि यहाँ से ये क्या आ गया थीटा की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री। देन अपन मेरे हिसाब से आपको ये दोनों जो सिचुएशन अपन ने फर्स्टली जो क्लियर किए वो ज्यादा ओके। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट जब A डॉट B करते हैं तो वो क्या होता है AB cos ऑफ थीटा। तो यहाँ से 90 डिग्री की वैल्यू 0 आके फिर से क्या हो जाता है वही विद्युत वाहक बल की वैल्यू क्या आ जाती है 0 हमारे पास प्राप्त हो जाती है। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट 14th के बारे में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो क्या है, यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा 5 एम्पियर धारा को 2 मिलीसेकंड में शून्य कर दिया जाता है। क्या कहा 2 मिलीसेकंड में, पहले इसकी I1 की वैल्यू कितनी है 5 है और I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 कर दिया जाता है, एम्पियर है। और जो इसके लिए टाइम पीरियड दे रखा है, जो अल्पांश जो समय है वो कितना दे रखा है 2 मिलीसेकंड दे रखा है। ठीक है कि 2 मिलीसेकंड में शून्य कर दिया जाता है, तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 25 किलोवाट होता है। क्या कहा कि जो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल इनकी ES की वैल्यू कितनी है 25 किलोवाट है। तो इन कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, M की वैल्यू ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो इनको सही करें अपन, 25 इंटू 10 टू पावर क्या हो जाएगा 3 वोल्ट आ गया। ओके, और फिर यहाँ से जो धारा है सॉरी टाइम है 2 इंटू 10 टू पावर -3 क्या गया सेकेंड। धाराएं I1 I2, तो जो धारा में परिवर्तन है ये कहें प्राथमिक कुंडली में जो धारा है IP कितनी हो जाएगी, यहाँ से I2 माइनस I1 होता है तो 0 - 5 यानी कि -5 एम्पियर।
IP में, M में, ES में क्या रिलेशन होता है, डेल्टा T में ये रिलेशन होता है, या ये कहें DIP भी इसको किया जा सकता है। तो ये जो अपने पास रिलेशन आता है वो क्या आएगा, ES इक्वल टू होता है माइनस का तो M DIP अपॉन क्या जाता है DT। याद हो तो ये अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत है कि प्राथमिक कुंडली में जो धारा में परिवर्तन के कारण क्या होता है, द्वितीय कुंडली के प्रेरित विद्युत वाहक, द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जो अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत है। बस वैल्यूज पुट आउट कर दो सारी की सारी। 25 इंटू ES की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे 10 टू पावर 3 इक्वल्स टू माइनस का M हमें कैलकुलेट करना है, ये कितना हो जाएगा माइनस का 5 और टाइम क्या है हमारा 2 इंटू 10 टू पावर माइनस का 3 आ गया। ठीक है, अभी क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको। तो M इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो गया नहीं हो गए, तो यहाँ से ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो। 25 इंटू 10 टू पावर तो 3 इंटू 2 इंटू 10 टू पावर माइनस का 3 और अपॉन क्या जाता है 5। यहाँ से 10 टू पावर माइनस 3 10 टू पावर 3 कट जाएंगे और ये क्या जाता है 5 5 जा 25 और जो M है उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाती है, पूजा क्या हो गया 10 और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है हेनरी, मान आ जाता है किसका, अन्योन्य प्रेरण गुणांक का। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15, लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें दे रखा है कि एक कुंडली का प्रेरकत्व 2 हेनरी है। यहाँ क्या दे दिया इसने, प्रेरकत्व की वैल्यू क्या दे दी 2 हेनरी दे दी है। ये इसमें प्रवाहित धारा का समय के साथ परिवर्तन निम्न ग्राफ से प्रदर्शित है। समय के साथ प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिवर्तन आलेखित करो। देखो यहाँ हमारे पास क्या दे रखा है, ग्राफ दे रखा है जो किन किन के बीच में धारा और समय के बीच में हमारे पास क्या है ग्राफ दिया हुआ है और इसमें पूछा है कि समय और प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी E और T के बीच में हमें ग्राफ निकालना है। ओके देन अब हम बनाते हैं जो दिया हुआ ग्राफ है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। ये हमारे पास क्या है दिया हुआ है कि जो प्रेरकत्व है उसकी वैल्यू दे दी हमारे पास और क्या दे दिया हमारे पास, ये ग्राफ दिया हुआ। देखो सबसे पहले तो मैं इस आपको ग्राफ को समझा देती हूँ। ग्राफ का मीनिंग क्या है, ये कह रहा है कि जब हमारे ऊपर ये टाइम पीरियड को बता रहा है, इधर किसको बता रहे हैं हमारे पास धारा के, और हमें जो ग्राफ निकालना है वो किन के बीच में निकालना है, विद्युत वाहक बल और टी के बीच में ग्राफ खींचना है। तो इसमें दे रखा है कि जब 0 से ये 2 सेकंड के ऊपर यहाँ पर जो धारा की वैल्यू कितनी हो जाती है 6 एम्पियर हो जाती है, और जब टाइम पीरियड 0 से 5 सेकंड तक जाता है तब वैल्यू कितनी रहती है धारा की, वो की हो रहती है, इनकी चेंज नहीं होता। और 6 सेकंड के ऊपर जो धारा की वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है। तो यहाँ हम 3 अलग अलग सिचुएशंस के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें जो निकालना है ET तो दिया हुआ है, लेकिन E की वैल्यू कैसे निकालेंगे। जो धारा और प्रेरकत्व के अंदर जो रिलेशन होता है हमारे स्वप्रेरण गुणांक की ये कहें कि परिभाषा से, वो क्या होता है E इक्वल टू क्या हो गया। तो इसको समझने से पहले हम क्या करते हैं कि E और जो L इनके बीच में जो रिलेशन है इनके आपस में, उसके बारे में बात करते हैं। तो E इक्वल टू क्या होता है माइनस का L DI अपॉन क्या हो गया DT, ये रिलेशन होता है। तो अब हमारे पास एक तो ये सिचुएशन, एक यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ परिवर्तन हो रहा है इनकी, 0 से 2 सेकंड का और 2 से 5 सेकंड के लिए और 5 से 6 सेकंड के लिए, ये अलग अलग समय है। इनके लिए क्या वैल्यू निकालते हैं हम, E की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। L की हमें पता है। तो देखो फर्स्ट जो कंडीशन है उसके लिए हम बात करते हैं। फर्स्ट कंडीशन देखो टाइम है वो कहाँ से कहाँ तक, T1 बराबर 0 सेकंड से कहाँ परिवर्तन हो रहा है, T2 बराबर 2 सेकंड तक। ओके, और जो धारा है I1 इक्वल टू कहाँ पर हो रही है 0 एम्पियर से कहाँ तक जा रही है, I2 इक्वल टू हो रहा है ये 6 एम्पियर तक हो रहा है। ओके, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं I2 माइनस I1 और T2 माइनस T1 की कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी एक बार देखो इसमें डेल्टा T इक्वल टू क्या आ गया T2 माइनस क्या आ गया T1, तो ये तो क्या आ गया 2 माइनस 0 इक्वल टू 2 सेकेंड आ जाता है। ओके, एंड I2 माइनस I1 है, इसको क्या लिखा जा सकता है DI लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, डेल्टा T लिखो या DT लिखो, एक ही बात है, अल्पांश के बारे में बात कर रहा है। तो ये क्या आ गया 6 माइनस 0 यानी कि 6 एम्पियर की बात करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो E है
E1 लिख दूं इसको मैं, ठीक है। E1 की वैल्यू कितनी आ जाती है, L की वैल्यू है 2 माइनस का, इनटू क्या गया, DI की वैल्यू कितनी आ रही है 6/2। तो यहां से हमारे पास ये कितना आ जाएगा 2 3 जा 6 यानी कि माइनस का 6 वोल्ट। अब सेकंड कंडीशन के लिए देखते हैं। सेकंड कंडीशन में T1 है वो कितना आ जाएगा 2 सेकंड है, और T2 है वो कितना आ रहा है 5 सेकंड। ओके, तो यहां से dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 माइनस 2 यानी कि 3 सेकंड आई या नहीं आई। अब हम किसकी बात कर लेते हैं, di की वैल्यू की बात कर लेते हैं। देखो I1 है वो कितना है यहाँ पर I1 इक्वल टू 6 एम्पियर, और I2 इक्वल टू भी कितना आ रहा है 6 एम्पियर आ रहा है, नहीं आ रहा। यहाँ से di क्या हो जाएगा 0। देन हमारे पास जो E2 है वो क्या आ जाएगा माइनस का 2 इंटू 0 बाई क्या जाता है 3, यानी कि जो टोटल वैल्यू है वो कितनी आ गई 0 वोल्ट आ गई। अब थर्ड कंडीशन के लिए बात करते हैं। थर्ड कंडीशन यानी कि T1 इक्वल टू तो क्या आ रहा है यहाँ पर 5 सेकेंड एंड T2 इक्वल टू कितना आ रहा है 6 सेकेंड। तो dt की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ पर 6 माइनस 5 यानी कि 1 सेकेंड आई या नहीं आई। अभी di है वो कितनी आ जाती है, ये कहाँ से कहाँ हो रही है I1 इक्वल टू तो कितना आ रहा है 6 एम्पियर एंड I2 इक्वल टू कितना हो रहा है 0 एम्पियर। तो ये कितनी आ जाएगी di इक्वल टू हो जाएगा 0 माइनस 6 यानी कि माइनस का 6 क्या आ गया एम्पियर आ जाता है। तो यहां से हमारे पास जो E3 है वो कितना आ जाएगा माइनस का, तो वही L की जगह क्या लिख देंगे, L क्या दे रखा है 2 हेनरी इंटू di माइनस 6। ये हमारा जो फॉर्मूला है ये ध्यान रखना, इसी फॉर्मूले में सारे मान मैं पुट कर रही हूँ। और dt की वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो ये कितना आ गया 6 2 जा 12 वोल्ट आ जाता है। ओके, हमारे पास क्या आ गए अलग अलग टाइम पीरियड के ऊपर हमारे पास जो E1 E2 और E3 की क्या आ गई है वैल्यूज आ गई। अब हमें क्या करना है, इनके बीच में एक ग्राफ खींचना है, जो हम अभी खींचते हैं। देखो हमारा जो ग्राफ है वो किन के बीच में होगा, E और T के बीच में ग्राफ होगा, इनकी विद्युत वाहक बल और समय के बीच में आएगा। तो हम एक तो इसका क्या ले लेते हैं E के लिए, और एक क्या ले लिया इधर T के लिए। क्षैतिज घटक क्या आ गया T का, और ऊर्ध्वाधर जो ये कहें ये घटक इसके लिए किसके लिए बात कर लेंगे, हम E के लिए बात कर लेते हैं। ठीक है, हम इसका ले लेते हैं यहाँ से -6 से शायद इसका वैल्यू आई थी, हमारी जो फर्स्ट वैल्यू आई थी E1 इक्वल टू कितनी आई थी -6। तो हमें क्या मानना है उस हिसाब से चल लेते हैं। तो ये वैल्यू तो क्या ले लेते हैं हम -6, फिर -3 0, इनके लिए मान लेते हैं हम क्या यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, और यहाँ हम क्या ले लेते हैं माइनस का 6 माइनस के 3 0 3 6 9 एंड 12। ये सारे किस में अपने पास वोल्ट में, ये ध्यान रखना। और टाइम किस में आता है हमारे पास सेकंड के अंदर आता है। अब देखो फर्स्ट क्या आ रहा है 0 से 2 सेकंड हमने लिया था। ये देखो 0 से क्या है 2 सेकंड, यानी कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है हमारे पास -6 वोल्ट। ये आ गई यहाँ तक, ये ग्राफ ये आ गया हमारा। देन सेकंड क्या आ रहा है हमारे पास, सेकंड ये देखो T1 कहाँ से 2 से कहाँ तक 5 सेकंड तक वेरिएंट हो रहा है। ये कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, इस वाले की बात कर रहा है। यहाँ जो हमारे पास विद्युत वाहक बल का मान आया था क्या आया था 0 वोल्ट आया था। यानी ये किसके लिए बात करेंगे, ये यहाँ पर आएगा या नहीं आएगा, ये लो। और ये कहाँ तक आ रहे हैं अपने, ये 5 तक। ओके, देन नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास, ये रहा 6 से 5, यानी कि ये वाला टाइम पीरियड आ रहा है इसका। इसमें जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है हमारे पास 12 वोल्ट आ रही है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, ये इसका क्या आ गया 12 वोल्ट। तो ये किसके लिए आ गई 5 to 6। तो इस तरीके से हमारे पास देखो हमने किस किस के बीच में ग्राफ खींच दिया, E और T के बीच में ग्राफ खींच दिया, और हमें जो दिया हुआ ग्राफ था
वो किन के लिए था, आई और टी के बीच में ग्राफ था। तो हमारा चैप्टर नंबर 9 है, उसके जो सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर रहे हैं। अगले जो अब पहला हमारा जो टारगेट रहेगा कि इस टाइम में सारे जो चैप्टर्स हैं उनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं अनसॉल्व, वो सारे के सारे कंप्लीट कर लिए जाएं। तो आप फर्स्टली ये जो सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से सॉल्व कीजिए और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल कंटिन्यू रखिए, क्योंकि अगर आपने एक बार ये रिदम है, एग्जाम होनी है 100% होनी है, तो आप अगर उसको बीच में अगर ब्रेक हो जाएगा तो आपको फिर जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो अपने आप को जीरो पे पहुंचाने से पहले ही यहीं से कंटिन्यू कर दो, जिससे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। और ये जो चैप्टर है ये कहीं कि एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। इसमें से न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है 101% क्वेश्चन आते ही हैं। तो अगले वीडियो के साथ इन्हीं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ अपन फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।